हेलो बच्चों, कैसे हो। जैसे कि तुम लोग देख रहे हो बोर्ड पे, ये हमारा नया टॉपिक है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है लास्ट वीडियो में ही। जिन लोगों ने मिस किया उसको अच्छी तरह देखो। बहुत सारे वीडियोस है, 14 या 15 वीडियोस है, सब 1 घंटा करके है। कुछ 5-10 मिनट का इधर हो सकता है, बट उस चैप्टर को समझने के लिए हर एक वीडियोस को अच्छी तरह देखना जरूरी है। और एज पार जो मुझे व्यूज दिख रहा है, ज्यादातर बच्चों ने नहीं देखा है, और जो कि अच्छा बात नहीं है। एनीवेज, हम लोगों ने मैंने जो लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन दिया था तुम लोगों को करने के लिए, एक स्टूडेंट छोड़ के किसी ने भी सबमिट मेरे को नहीं किया। बहुत दुख का बात है, ठीक है। उसी को मैं अभी डिस्कस कर देता हूं। जैसे कि मैंने एक सिलेंडर बोला था, लॉन्ग सिलेंडर, ठीक है। शायद मैंने मेंशन नहीं किया, और क्या हो मुझे याद नहीं, बट इट हैज टू बी एक लॉन्ग सिलेंडर ले लिया हम लोगों ने। और नॉन कंडक्टिंग, कंडक्टिंग होने से भी कर सकते हैं हम लोग, और कंडक्टिंग का कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत आसान है। नॉन कंडक्टिंग थोड़ा डिफिकल्ट है। नॉन कंडक्टिंग लॉन्ग चार्ज्ड सिलेंडर, और उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है एट डिफरेंट पोजीशन। हम लोग मेनली दो पोजीशन ही देखूंगा, एक आर ग्रेटर देन आर, और एक पोजीशन देखूंगा आर लेस देन आर। ये दो पोजीशन ही देखना है हम लोगों को। वेयर कैपिटल आर इज द रेडियस, कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। तो मान लो पहला, अगर मैं पहला वाला देख रहा हूं आर ग्रेटर देन आर, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है मुझे। और मैंने बताया था कि गॉसियन सरफेस कैसे ड्रॉ किया जाता है, बहुत अच्छी तरह डिटेल में प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया है, पॉइंट्स भी लिखवाया है। मैं बता रहा हूं गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना आना चाहिए। चलो ठीक है, आर ग्रेटर देन आर, जिस पॉइंट पे मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस पॉइंट, वो पॉइंट गॉसियन सरफेस के सरफेस में होना चाहिए। एंड गॉसियन सरफेस शुड बी ड्रॉन इन सच ए वे दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो निकल रहे हैं इस चार्ज बॉडी से should be either parallel or perpendicular to the Gaussian surface, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन should be either parallel और परपेंडिकुलर। सी दिस प्लेन के लिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो गया, पैरेलल, और जब ये इस वाला सरफेस से जाएगा तब ये परपेंडिकुलर, इसके लिए पैरेलल हो गया प्लेन के हिसाब से। चलो ठीक, अगर एरिया वेक्टर के हिसाब से सोचो तो इसका एरिया वेक्टर इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो ये हो गया परपेंडिकुलर इसके साथ, इसके एरिया वेक्टर के साथ, और इसका एरिया वेक्टर ऐसा और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी ऐसा, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो एरिया मतलब एक कर्व सरफेस का एरिया और कर्व सरफेस का एरिया का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों सेम है, तो एंगल बिटवीन देम जीरो। इन दिस केस ये वाला प्लेन सरफेस अगर मैं देखूं ऊपर वाला, इसके लिए तो परपेंडिकुलर हो रहा है, कोई भी फ्लक्स इसकी वजह से नहीं होगा, और तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से कंट्रीब्यूट नहीं होगा, इसकी वजह से भी नहीं, ओनली दिस सरफेस से जो निकले। चलो कोई बात नहीं, हम लोग पहले तो फॉर्मूला लगा देते हैं। कौन सा फॉर्मूला, हम लोगों को पता है कि E डॉट ds बहुत बार लगा चुके हैं हम लोग, चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। कितना चार्ज, पहले तो ये जान लेते हैं कि ये रो है, रो क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस सिलेंडर। फाइंड इट, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है, नॉन कंडक्टिंग बट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अच्छा, तो अब E ये हो गया ds, चार्ज एनक्लोज्ड, कितना चार्ज एनक्लोज होगा, ये जो गॉसियन सरफेस मैंने ड्रॉ किया,
इसके अंदर में जो चार्ज है, इस गॉसियन सरफेस का मैं लेंथ ले रहा हूं L, तो ये जो सरफेस एरिया के अंदर जितना वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम, इतना पोर्शन ही है, इतना पोर्शन का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसका रेडियस कितना है यार, तो ये हो जाएगा सिग्मा पाई आर स्क्वायर एल, सिग्मा पाई आर स्क्वायर एल, सिग्मा पाई आर स्क्वायर एल मुझे पता है। देखो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितना होता है, ये डिपेंड करता है कि मैं कितना वॉल्यूम लिया हूं। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इक्वल टू चार्ज जो उस वॉल्यूम में है डिवाइडेड बाय डेड वॉल्यूम। अब इतना सा वॉल्यूम लिया तो इतना सा चार्ज एनक्लोज भी किया, और इतना सा चार्ज कितना होगा, मान लेते ये चार्ज Q है, तो दिस Q चार्ज इज रो इनटू V, तो ये चार्ज कितना सा वॉल्यूम है, इतना सा वॉल्यूम में ही है, और ये जो वॉल्यूम है ये सिलेंडर का वॉल्यूम है, एंड सिलेंडर का वॉल्यूम इज गिवन बाय पाई आर स्क्वायर इनटू एल। और ये जो एरिया सरफेस एरिया किसका देता है, ये सरफेस एरिया देता है गॉसियन सरफेस, ये वाला, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, सॉरी 2 पाई आर एल सिग्मा पाई आर स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर एल। देखो ध्यान देखिए, ये गॉसियन सरफेस का मुझे क्या लेना है, सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया, ये वॉल्यूम है, माइंड इट, पाई आर स्क्वायर बाय एल इज वॉल्यूम, और ये सरफेस एरिया है। वॉल्यूम कितना, ये वाला वॉल्यूम, ये चार्ज, और गॉसियन सरफेस ये वाला, ये बड़ा सिलेंडर का सरफेस, तो बड़ा सिलेंडर का रेडियस कितना है यार, स्मॉल आर, और छोटा सिलेंडर जो जिसमें चार्ज है उसका रेडियस कितना लिया मैंने, कैपिटल आर, तो दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना, ये पाई पाई कैंसिल और ये एल एल कैंसिल, तो मेरा रह गया E इज इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर बाय, सॉरी ये एप्सिलॉन नॉट आएगा, एप्सिलॉन नॉट आएगा, ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट आर। तो यहां से मुझे पता चल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर फॉर एनी पॉइंट आउटसाइड दिस चार्ज्ड लॉन्ग सिलेंडर। ठीक हो गया, चलो एक पॉइंट देख लिए, अब सेकेंड पॉइंट में जाते हैं। सेकेंड वाला में जाऊंगा, वही इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है सेकेंड वाला में वही लॉन्ग चार्ज सिलेंडर, मुझे पता है। अच्छा मैं अभी लूंगा एक छोटा सा सिलेंडर, और ये छोटा सा सिलेंडर में जो चार्ज होगा, जो चार्ज है कंपनी क्या है, और इसका रेडियस आर है, और मुझे पता है ऑलरेडी कि इसका रेडियस कैपिटल आर है ना, मगर मैंने इतना सा चार्ज कंसीडर किया है, इतना सा वॉल्यूम, तो फिर से फॉर्मूला लगा दूं, E डॉट ds चार्ज एनक्लोज्ड। अभी कौन सा चार्ज है, इतना सा पोर्शन में जो चार्ज एनक्लोज्ड है ना, पहले जैसा ही होगा E, और ये वॉल्यूम, ये गॉसियन सरफेस का है, तो ये गॉसियन सरफेस का एरिया होगा, और चार्ज एनक्लोज क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, सॉरी सिग्मा पाई आर स्क्वायर एल। इतना सा एरिया में, इतना सा वॉल्यूम में जो चार्ज एनक्लोज्ड है, तो पाई आर स्क्वायर एल बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा ट्वाइस पाई आर एल, तो सिग्मा पाई आर स्क्वायर एल बाय एप्सिलॉन नॉट, पाई सॉरी पाई कैंसिल, और एक आर कैंसिल, एल एल कैंसिल, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा आर बाय ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। और हम लोगों को जो देखने को मिला है वो है कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, मतलब फॉर एनी पॉइंट इनसाइड द लॉन्ग सिलेंडर अगर मैंने लिया तो उसके लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, और बाहर के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। देखो मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में इसका बिकॉज मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन था जो आंसर तुम
इनको निकालना था। ठीक, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं किस तरह अप्लाई करना चाहिए। तो अगर किसी को दिक्कत हो रहा है तो प्रीवियस वीडियोस को देखो। और ग्राफ मैंने ड्रॉ किया था प्रीवियस वीडियोस में, इसमें भी वैसे ही ग्राफ होगा ड्रॉ। अगर मैं ऐसा ले लेता हूं तो ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन है, थोड़ा बड़ा करके ड्रॉ करता हूं। मान लो ये लॉन्ग सिलेंडर है जो मैंने बात किया है अभी अभी, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो मतलब अप टू दिस, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये आर है, मतलब ये जो पॉइंट है ये आर इक्वल टू आर है, तो यहां तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये कैसे ग्राफ हुआ ये भी मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया, और उसी का ही बस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलो ये तो हो गया, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते मतलब नया चैप्टर में बढ़ते हैं, और इस नया चैप्टर को एक्सप्लेन करते मैं फैन चलाया था, शायद तुम लोगों को थोड़ा दिक्कत हुआ हो, मुझे पता, हमें ध्यान नहीं था। तो फिर से थोड़ा अभी शांत है वातावरण, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसे भी चारों तरफ शांति छाया हुआ है, कोरोना की वजह से लोग घर में ही हैं, अब कोई हल्ला नहीं रास्ते में, चलो कोई प्रोटेस्ट नहीं। अच्छा अब क्या है इसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड एनर्जी, मतलब मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का बात और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का बात कर रहा हूं। पहले तो मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का बात करूंगा, और जब पोटेंशियल एनर्जी का बात होता है, जैसे क्लास 11 के कॉन्सेप्ट में तुम लोग ऑलरेडी पढ़ा है, पोटेंशियल एनर्जी कैन बी डिफाइंड ओनली इन द केस ऑफ कंजर्वेटिव फील्ड, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। एंड व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्वेटिव फील्ड? कंजर्वेटिव फील्ड क्या है? कंजर्वेटिव फील्ड वो है जिस फील्ड में अगर कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन करे, काम करे, तो वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है। वर्क डन बाय, उस फील्ड का जो फोर्स है, वर्क डन बाय, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फोर्स का बात करूंगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स अगर काम करता है, if it is doing any work, then that work is path independent, it does not depend on the path। चलो वेरी गुड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक कंजर्वेटिव फील्ड है, इतना हमें पता है। अब पोटेंशियल एनर्जी है क्या, मैं छोटा छोटा 2-3 चीजें हैं जो हम लोगों ने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में पढ़ा था, उसी चीज को मैं थोड़ा सा बता रहा हूं। जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब काम किया जाता है, मान लो ये चौक है और चौक इस हाथ में है, और इस हाथ से मैंने चौक को यहां तक लिया, मैंने लिया इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है ना, यहां से यहां तक लिया, तो मैंने काम किया, किसके ऊपर? इसके ऊपर, वर्क डन ऑन दिस ऑब्जेक्ट। और यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं, मैं सिस्टम बताऊंगा। और सिस्टम कौन है? एक्चुअली सिस्टम ये मेरा हाथ, ठीक है, मेरा हाथ नहीं, एक्चुअली ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ग्रेविटेशनल फील्ड लेके बात कर रहा हूं, तो अर्थ का बात करूंगा मैं। सिस्टम कौन है? सिस्टम है अर्थ एंड दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्योंकि मैं ग्रेविटेशनल, इन दोनों में कोई फोर्स नहीं लग रहा है पर्टिकुलरली, मैं यहाँ पे इंटरेक्शन हो रहा है इस चौक का ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ। कैसे पता चल रहा है? बिकॉज जैसे मैं चौक को छोड़ूंगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसको खींचते हुए नीचे लेके जाएगा, ठीक। तो बेसिकली इतना नहीं, थोड़ा सा समझ ले, इतना डीप में नहीं जा रहे,
इतना समझ लो कि मैंने काम किया इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो मैंने जो काम किया है ना इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो इसका एनर्जी बढ़ गया। मेरा जो काम, जब मैंने काम किया मैंने जब काम किया तो मेरा एनर्जी खत्म हुआ और ये एनर्जी ट्रांसफर हुआ इस बॉडी में, और इस बॉडी में ट्रांसफर हुआ इस बॉडी में, ठीक है। और ये बॉडी एनर्जी को स्टोर भी कर सकता है, जो एनर्जी मैंने दिया है या फिर ट्रांसफर किया है, ये बॉडी उस एनर्जी को स्टोर भी कर सकता है और यूज भी कर सकता है। स्टोर करना, जो एनर्जी वो स्टोर करता है उस एनर्जी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। अब थोड़ा जनरलाइज करते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड छोड़ दो, कंजर्वेटिव फील्ड बोलते हैं। कोई भी फील्ड हो, कोई भी कंजर्वेटिव फील्ड के लिए, ठीक। ये ग्रेविटेशन भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब कंजर्वेटिव फील्ड में जब भी कोई एक्सटर्नल एजेंट सिस्टम के ऊपर काम करता है तो सिस्टम का सिस्टम का एनर्जी बढ़ता है, एंड दैट एनर्जी कैन बी पोटेंशियल इफ वो स्टोर करता है तो, या फिर स्टोर नहीं करके वो मूव करता है, वो जो एनर्जी दे रहा हो और साथ ही साथ वो मूव भी कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी में यूज कर रहा है। दैट मीन्स जो मैंने काम किया, that work can be utilized in two form, one kinetic energy, another potential energy, ठीक। अब काइनेटिक एनर्जी तब होगा अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है with some velocity, और अगर मूव नहीं कर रहा है, वेरी स्लोली मूव कर रहा है, इतना स्लो कि हर एक पॉइंट पे वो इक्विलिब्रियम स्टेट पे है, तब जो एनर्जी स्टोर होगा उसमें, उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। जैसे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से मैं बताऊंगा, ये ऑब्जेक्ट है। आज का लेक्चर जो है ना बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक लेक्चर है, और बेसिक ही स्टडी करेंगे, और बेसिक समझने से ही हम लोग डिफिकल्ट क्वेश्चंस कर पाएंगे। जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट है, मास, इसको यहां से यहां लेके गया। कौन लेके गया? एक्सटर्नल एजेंट, जिसने फोर्स दिया F। अच्छा, यहां से यहां लेके गया, फोर्स दिया, एक्सेलरेशन हुआ, वेलोसिटी हुआ? नहीं, फोर्स तो दिया, बट वो जो लेके गया ना बहुत स्लोली लेके गया, ऐसा स्लोली कि इसके यहां पे इसका वेलोसिटी क्या है स्टार्टिंग में? 0। तो मान के चलो कोई वेलोसिटी था ही नहीं, अब बिना वेलोसिटी के कैसे मूव करेगा? हम लोग बोलते हैं, या फिर एक वेलोसिटी जो स्टार्ट किया था जिस वेलोसिटी से, या फिर जिस वेलोसिटी से स्टार्ट किया उसी वेलोसिटी से वो मूव करता हुआ जाएगा। दैट मींस देयर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी, नो चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। मतलब जितना भी वर्क डन होगा भी, that work done will be entirely stored as potential energy। वर्क डन मैंने बताया कि वर्क डन जो होगा दो चीज में यूटिलाइज हो सकता है, एक तो काइनेटिक एनर्जी है, एक पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं बोल रहा हूं कि पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी यहां पे था वही काइनेटिक एनर्जी यहां पे भी है। अगर 0 है तो यहां पे भी 0 है ना। तो अगर ऐसा है तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हुआ, जितना भी वर्क डन हुआ यहां से यहां तक कोई चेंजेस नहीं आया काइनेटिक एनर्जी में, तो ऐसा है तो वर्क डन काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं हुआ, एंटायरली वर्क डन हैज बीन चेंज टू पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, अब ध्यान से सुनो कैसे लिया जाता है। ये जो F है, ऐसा F, और इसके नीचे क्या लग रहा है? mg।
मैं बोला हूं इसको जो लेके जा रहा है वेरी स्लोली, या फिर नो चेंज इन वेलोसिटी। नो चेंज इन वेलोसिटी मींस नो एक्सेलरेशन, सो नेट फोर्स क्या होना पड़ेगा? जीरो। मतलब ऊपर वाला फोर्स माइनस mg इक्वल टू जीरो, मतलब F इक्वल टू mg। हम लोग ऐसे निकालते हैं, मतलब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज जीरो, ऊपर वाला फोर्स इक्वल टू नीचे वाला फोर्स। अब नेट फोर्स जब जीरो होता है उसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम। और ये किस तरह का इक्विलिब्रियम है? डायनेमिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक नहीं है, बिकॉज स्टैटिक होने से रुका हुआ रहेगा। ये इक्विलिब्रियम बेसिकली दो ब्रॉड पार्ट है, एक तो डायनेमिक, एक स्टैटिक। स्टैटिक इक्विलिब्रियम में तीन पार्ट है, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल, जो मैंने पहले पढ़ा चुका है। अब देखो इसका फोर्स, ये नीचे वाला फोर्स क्या हो गया? इक्वल। तो नेट फोर्स ऑन इट जीरो, बट स्टिल इट इज मूविंग, सो दिस काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम। F इज इक्वल टू mg। तभी तो हम लोग जो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट निकालेंगे, तो ये F डॉट dx, ठीक है, या फिर डिस्प्लेसमेंट, चलो डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक मैं मान रहा हूं h, तो F ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ, तो दोनों F s cos ऑफ जीरो, या फिर F s का वैल्यू क्या है? h, और F का वैल्यू क्या है? बहुत स्लोली लेके जा रहा है, तो mgh, एंड दिस वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। कौन से पोजीशन से लेके जा रहा है? जीरो पोजीशन से h पोजीशन तक। तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, जीरो पोजीशन mg जीरो मतलब जीरो, या फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बोल सकता हूं। यहां पे इनिशियली जीरो, वहां पे फाइनली कुछ है, तो चेंज इन मतलब the work done by the external agent is stored as potential energy on a special condition that the object is taken slowly। ठीक, यही कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है? मैं कॉन्सेप्ट वही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी वर्क डन होता है किसी भी सिस्टम के ऊपर, एंड दो चीज है, और एक चीज, वर्क डन हो रहा है अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फील्ड या कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस। अगर अलोंग हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस। फिर से बता रहा हूं, अब देखो यहां पे कंजर्वेटिव फील्ड क्या है? ग्रेविटी कैसा है? नीचे, और मैं कैसे, या फिर एक्सटर्नल एजेंट कैसे लेके जा रहा है? ऊपर की तरफ, अगेंस्ट हुआ ना, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल इंक्रीज, दैट्स व्हाई यू गॉट अ पॉजिटिव वैल्यू। अगर मैं ऊपर से नीचे लेके आता, ऊपर से नीचे लेके आता, ठीक है ना, क्लियर, तो पोटेंशियल एनर्जी मेरा घटता, ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी मेरा घटता। ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होता, व्हाट विल बी द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी mgh जो पता है, ये फाइनल जीरो, तो फाइनल माइनस इनिशियल mgh माइनस mgh, मेरा पोटेंशियल एनर्जी घटेगा। हालांकि हम लोगों ने और भी देखा है, ठीक, तो बेसिक और भी देखा है हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर में, उसका भी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, उसका भी यूज आएगा, मतलब यूज नहीं आएगा, उसका कॉन्सेप्ट लेके ही देखेंगे, ताकि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को समझ पाए। जैसे कि तुम लोगों ने देखा था कि एक मास है m, ठीक, और एक मास है m जो कि इतना दूर है, चलो m2 ले लेता हूं, कि इसके फील्ड के बाहर है। इसका एक फील्ड होगा ना, ग्रेविटेशनल फील्ड, हर एक मास का एक फील्ड होता है। चलो बीच में लाता हूं इसको, और अगर इसके फील्ड के बाहर ये मास है, तो क्या ये इसके साथ इंटरेक्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अगर नो इंटरेक्शन, देयर इज नो इंटरेक्शन एनर्जी। सी, पोटेंशियल एनर्जी को इंटरेक्शन एनर्जी के हिसाब से भी जानते हैं हम लोग, ठीक है। अब बोलते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी दो तरह के होते हैं, एक होता है इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन टू बॉडीज, और एक होता है सेल्फ एनर्जी।
खुद का एनर्जी, वो लेके हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। पहले तो ये कि ये बॉडी ये इसका ग्रेविटेशनल फील्ड, अगर इस फील्ड के बाहर ये बॉडी है तो ये इसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा है। अगर इंटरेक्ट नहीं कर रहा है तो अभी इंटरेक्शन एनर्जी होगा क्या, पोटेंशियल एनर्जी होगा क्या, नहीं होगा। पर जैसे ही मैं इसको इस फील्ड के अंदर घुसाता हूं, देयर विल बी एन इंटरेक्शन बिटवीन देम, है ना। यहां पे हम लोग बोलते हैं, जैसे फील्ड के बाहर होता है इसको कहते हैं इंफिनिटी पॉइंट। क्या बोलते हैं? इंफिनिटी पॉइंट। अगर ये इंफिनिटी पॉइंट है तो यहां पे नो इंटरेक्शन, अगर इंटरेक्शन नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? जीरो। जैसे कि पहले केस में हम लोगों ने ये वाला पॉइंट से ये वाला पॉइंट पे लेके गया था, तो ये वाला यहां पे मैंने हाइट को जीरो माना था, मतलब ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन है, इसको हम लोग रेफरेंस लाइन बोलते हैं। बिकॉज रेफरेंस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कहां से मैं पोटेंशियल एनर्जी को मेजर करना स्टार्ट करूंगा। जब भी पोटेंशियल एनर्जी का बात आएगा, तुम वर्क एनर्जी चैप्टर का क्वेश्चंस करोगे, जहां कहीं भी करोगे, तो मुझे ये तो डिफाइन करना जरूरी है कि मेरा रेफरेंस पॉइंट या लाइन कौन सा होगा जहां पे मैं पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान सकता हूं। तो यहां पे मैंने यहां पे रेफरेंस लाइन इसको जीरो माना था और इसमें इंफिनिटी पॉइंट पे जीरो मान रहा हूं, ठीक। फिर इसका ऐसे ऐसे लेके आ रहा था और माइंड इट, यहां पे क्या होगा, इन दोनों में इंटरेक्शन, इन दोनों में जो इंटरेक्शन है वो एट्रैक्टिव है और इसको ला भी रहा हूं मैं अलोंग। कैसे ला रहा हूं? अलोंग द ग्रेविटेशनल फोर्स। इन दोनों में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ये इसको खींच रहा है, ये इसको खींच रहा है और ये एक्सटर्नल एजेंट भी इधर ही लेके आ रहा है, मतलब अलोंग काम कर रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगा और इसीलिए हम लोग का एक्सप्रेशन देखना, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का आता है वो आता है -G m1 m2 बाई r, वेयर r इज द पोजीशन जहां तक लाया गया है। ये नेगेटिव साइन इंडिकेट्स कि पोटेंशियल एनर्जी घटा। अब बोलोगे कि नेगेटिव साइन तो डायरेक्शन के लिए यूज होता है कौन से क्वांटिटी के लिए? वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या वेक्टर है? पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल, वर्क डन, दिस आर ऑल स्केलर क्वांटिटी। तो इसमें जो नेगेटिव साइन है वो वैल्यू में आ रहा है, ठीक है। अब इसी चीज को ऐसे ही कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करेंगे। अच्छा, इसको डिफाइन कैसे करेंगे? पहले तो डिफाइन, फिर डिराइवेशन में जाऊंगा। डिफाइन कैसे करेंगे? डिफाइन का अगर मैं बात करूं तो जैसे कि अगर इंफिनिटी पॉइंट पे है, दो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, दे आर नॉट इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर, तो वर्क डन in bringing those two objects together or assembling them to a certain point, the entire work done जो किया गया है, external agent ने किया है, that entire work done is stored as potential energy in the system. अब 2 को लाओ या 3 को लाओ या 4 को लाओ या 5 को लाओ, जितना बार वर्क डन करूंगा पोटेंशियल एनर्जी होगा और हर किसी के फील्ड में ही होगा। देखो 2 का भी कर सकता हूं, 3 का भी कर सकता हूं, 4 का। पहले तो 2 का निकाल लेते हैं, फिर उसी का ही फॉर्मूला यूज करके हम लोग मल्टीपल का निकालेंगे, ठीक है। अब देखो, लेट अस कंसीडर कि एक चार्ज है Q1 और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहीं पे खत्म होता है, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसका चारों तरफ, और एक चार्ज Q2 इंफिनिटी पॉइंट से यहां पे लाएगा। यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कितना है? 0, देयर इज नो इंटरेक्शन। और ये Q2 को मैं r डिस्टेंस पे लाना चाहता हूं, ठीक। अब जब मैं लाऊंगा, इसी लाइन में आना पड़ेगा क्या? ऐसे ही लाना पड़ेगा, ऐसा जरूरी है? नहीं जरूरी है, ऐसे भी आ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? बिकॉज मैंने बताया है
ये इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए कंजर्वेटिव फील्ड, और वहां पे जो हम लोग काम कर रहे हैं, ऐसे सीधा लाए, ऐसे करके लाए, या फिर ऐसे करके लाए, कैसे भी लाए, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। अगर नहीं करता है तो कैसे भी लाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट कॉम्प्लिकेट क्यों करे, सीधा लाए, कैलकुलेशन इजी होगा, क्यों कॉम्प्लिकेट करना है, मुझे कैलकुलेशन तो इजी चाहिए ना, मुझे मैथमेटिक्स नहीं, मुझे फिजिक्स सीखना है, ठीक, मैथमेटिक्स का यूज करके, तो कॉम्प्लेक्स थोड़ी ना करना है, आसान करना है यार, हाँ या ना। चलो कोई बात नहीं। अब बताओ कि ये वेरिएबल, ये जो वर्क डन हो रहा है, यहां से यहां तक जो वर्क डन होगा, इसको लाते वक्त हर एक पॉइंट पे जो वर्क डन होगा, यहां पे, यहां से यहां तक जो लाने से वर्क डन, उतना ही डिस्टेंस अगर यहां से यहां तक लाओ तो वर्क डन मेरा क्या सेम होगा? अगर सेम हो रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं, बिंदास फोर्स बताओ, डिस्प्लेसमेंट बताओ, फोर्स वर्क डन हो जाएगा W इक्वल टू F डॉट एस, मतलब यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट है, यहाँ पे अगर फोर्स सेम, यहाँ पे वर्क डन सेम, यहाँ पे वर्क डन सेम, तो टोटल वर्क डन क्या होगा यार, जोड़ लो, अगर वहां पे सेम वहां पे सेम, पूरा लेंथ का निकाल लो, या तो फिर मैं बोलूंगा कि यहाँ पे फोर्स सेम है क्या, अगर फोर्स सेम है तो डिस्प्लेसमेंट पता है तो वर्क डन भी आसानी से निकल जाएगा, बट ऐसा नहीं है, बिकॉज फोर्स का फॉर्मूला क्या है, हम लोगों ने देखा है कि K Q1 Q2 बाय R, दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है, ये ना कि सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है, इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो अभी जो डिस्टेंस है सबसे दूर, जब यहां पे होगा सामने होगा, मतलब यहां होगा अलग होगा, यहां होगा अलग होगा, हर एक पॉइंट पे डिस्टेंस चेंज हो रहा है, अगर हर एक पॉइंट पे डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो हर एक पॉइंट पे जो फोर्स लगेगा इसके ऊपर वो अलग होगा, और उसके वजह से जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, अब फोर्स अलग और डिस्प्लेसमेंट, मानो हर एक जगह पे मैं इतना डिस्प्लेसमेंट, इतना यहाँ पे इतना डिस्प्लेसमेंट, और वर्क डन ऐसे छोटा छोटा वर्क डन देख रहा हूं, ठीक है, इतना सा डिस्प्लेसमेंट का एस बोल रहा हूं, बट ये फोर्स यहाँ पे और ये फोर्स यहाँ पे अलग अलग होगा, तो यहाँ पे वर्क डन अलग, यहाँ मतलब इस जगह पे वर्क डन अलग, यहाँ पे वर्क डन अलग, हर एक जगह पे वर्क डन अलग होगा, मतलब ये वेरिएबल फोर्स का कॉन्सेप्ट है, तो मुझे ऐसे नहीं, इंटीग्रेशन से ही करना है, अदरवाइज मैं नहीं कर सकता। बात समझ में आ रहा है? हाँ, तो अब देखो कि पहला काम कि मैं हर एक पॉइंट पे फोर्स चेंज हो रहा है, तो मैं एक इंटरमीडिएट पॉइंट लूंगा, मतलब इस चार्ज से x डिस्टेंस पे एक फोर्स होगा इसके ऊपर, जब Q2 इधर होगा, ठीक, और एक्सटर्नल ये फोर्स जो लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, और एक्सटर्नल फोर्स, और इसको मैं मान रहा हूं कि इस x पे इस फोर्स की वजह से ये एक्सटर्नल फोर्स उसको छोटा सा डिस्प्लेस कराया, ये डिस्प्लेसमेंट जो है dx, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट जो है dx, मतलब ये Q2 चार्ज को थोड़ा सा डिस्प्लेस कराया dx, और कितना फोर्स लग रहा है, इस छोटे से पोर्शन में जो फोर्स लग रहा है उसको मैं कांस्टेंट मान सकता हूं, और वो फोर्स हो गया K Q1 Q2 बाय एक्स स्क्वायर, अरे सॉरी R स्क्वायर, यहाँ पे R स्क्वायर होगा, मैंने R लिया, x स्क्वायर, ठीक, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय एक्स स्क्वायर, दिस इज द फोर्स लग रहा है, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, मैंने एक्सटर्नल फोर्स को ही इलेक्ट्रिक फोर्स ले लिया, बिकॉज हम लोगों ने पता है, हम लोगों ने देखा था F इज इक्वल टू mg हो जाता है, ले लेते हैं ना हम लोग, बिकॉज हम लोग कैसे ला रहे हैं, स्लोली, माइंड इट, कैसे ला रहे हैं, स्लोली, तभी पूरा का पूरा वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, इसीलिए मैं इतने डिटेल्स में बता रहा हूं, आई होप समझ में आ रहा है तुम लोगों को, ठीक, बट ये देखो F एक्सटर्नल, और जो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट हो गया, ये F एक्सटर्नल डॉट dx होगा, ठीक,
और कहां से कहां तक लाऊंगा, इंफिनिटी पॉइंट से आर डिस्टेंस तक, इंफिनिटी से आर तक लाऊंगा। हालांकि मैं इस जगह पे करूंगा बिकॉज जगह उधर छोटा पड़ जाएगा। मैं छोटा छोटा चीज दिखाना चाहता हूं। यहाँ पे एफ एक्सटर्नल इधर फोर्स लगा रहा है और डीएक्स भी इधर है, तो दोनों के बीच में एफ एक्सटर्नल डीएक्स कॉस 0, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट फिर भी एक माइनस साइन आएगा। अब बताओ माइनस साइन क्यों आएगा? बिकॉज ये डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, या तो फिर dx क्या है, अगर तुम देखोगे ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट, फाइनल पॉइंट का जो डिस्टेंस है कम है और इनिशियल पॉइंट का डिस्टेंस है ज्यादा। मतलब फाइनल पॉइंट को क्या बोल सकता हूं, फाइनल पॉइंट क्या है x, सॉरी ये इनिशियल पॉइंट क्या है x और फाइनल पॉइंट क्या है x माइनस dx। ये देखो यहां से लेके यहां तक मैं x मान रहा हूं और ये इनिशियल पॉइंट है और यहां से Q2 को यहां तक लाया गया, इनिशियल और ये फाइनल हुआ, कितना डिस्प्लेस किया गया dx। तो ये इनिशियल पोजीशन इनिशियल हो गया x, फाइनल पोजीशन x माइनस dx है। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है फाइनल माइनस इनिशियल होता है और ये हो गया फाइनल, तो x माइनस dx माइनस इनिशियल x, तो x माइनस dx माइनस x, ये कैंसिल हो गया, माइनस dx होगा। मतलब ये माइनस जो dx, ये माइनस जो साइन आया, इट इज बिकॉज, या फिर सिंपल लैंग्वेज में बोलो कि डिस्टेंस घटता जा रहा है, डिस्टेंस घटता जा रहा है इसीलिए नेगेटिव साइन आया। बट एफ एक्सटर्नल और इसकी वजह से इन दोनों के बीच में एंगल जो है वो cos 0 ही है। तो फिर से मैं क्या कर रहा हूं, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू माइनस एफ एक्सटर्नल इक्वल टू एफ, तो हो जाएगा k q1 q2 बाई एक्स स्क्वायर और ये dx हो गया हो गया हो गया। तो ये वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू माइनस k q1 q2 और ये हो जाएगा dx बाई एक्स स्क्वायर, और छोड़ो ये इंफिनिटी टू आर था, इंफिनिटी टू आर है ना। चलो ये डिराइवेशन काफी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, मैं बता रहा हूं। और इंटीग्रेशन ऑफ वन, तुम लोगों को तो सब कुछ दिखाना पड़ता है यार, x टू दी पावर माइनस 2 dx हो जाएगा, ये हो जाएगा x टू दी पावर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 है ना। तो ये हो जाएगा माइनस 1 बाई एक्स, देख लो माइनस 1 बाई एक्स होगा, तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, तो ये हो जाए माइनस k q1 q2 माइनस 1 बाई एक्स इंफिनिटी टू आर, या फिर ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया, q1 q2 1 बाई एक्स इंफिनिटी टू आर, तो ये हो जाए k q1 q2 1 बाई आर माइनस 1 बाई इंफिनिटी, 1 बाई इंफिनिटी 0, तो हो जाएगा वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू k q1 q2 बाय r, ठीक है ना। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, या फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी देख सकते हो। देखो ये पोटेंशियल एनर्जी कौन से पॉइंट पे, जब दोनों के बीच में डिस्टेंस r है और ये इंफिनिटी के साथ, मतलब एक बार k q1 q2 r के साथ मल्टीप्लाई होगा, एक बार फिर होगा k q1 q2 माइनस k q1 q2 डिवाइडेड बाय इंफिनिटी, जब इंफिनिटी पॉइंट पे होगा, जहां पे डिवाइडेड बाय इंफिनिटी तो 0 हो जाएगा, मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दे रहा है मेरे को। मतलब दिस वर्क डन कैन बी स्टोर्ड एज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जिसका वैल्यू क्या है k q1 q2 बाय r, ये तभी होगा ये वैल्यू जब इनिशियल पॉइंट इंफिनिटी पे है। अगर इनिशियल पॉइंट किसी और जगह पे है, मान लो ये r1 से r2 होता, मतलब ये इंफिनिटी टू r दिया हूं ना, अगर इंफिनिटी टू r नहीं देके कोई ऐसा पोजीशन देता r1 से r2, तो तब फॉर्मूला हो जाता k q1 q2 बाय r2 माइनस k q1 q2 बाय r1, ऐसा हो जाता है ना। होता या नहीं होता, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता। समझ में आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिराइवेशन। मतलब द वर्क डन
तुम लोग इस पे स्टेटमेंट क्या लिखोगे? The work done by the external agent is stored as potential energy of the system. System कौन है? Q1 Q2 सिस्टम है. And mind it, Q1 Q2 को मैंने पॉजिटिव लिया, तभी तो अगेंस्ट में हुआ, क्योंकि Q1 Q2 पॉजिटिव लिया ना मैंने, Q2 पॉजिटिव लिया, तो ये जो वर्क डन हो रहा है, ये जो फोर्स लग रहा है इन लोगों के ऊपर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो अगेंस्ट में, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर लग रहा है? ये इधर लग रहा है, और मैं काम कैसे कर रहा हूं? इधर की तरफ मैं, दैट मींस आई एम डूइंग वर्क अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स, तो मेरा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, और अलोंग करने से पोटेंशियल एनर्जी घटता है, ये याद रखना, ठीक। अब क्या हो गया कि ये समझ में आ गया। यहां तक चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या बताने वाला था मैं भूल गया, कुछ एक चीज बताने वाला था। कोई बात नहीं, याद आएगा तो बताऊंगा। हाँ अच्छा क्या था, भूल गया मैं, छोड़ो। तो ये स्टेटमेंट लिख देना कि दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अच्छा याद आया, अगर मतलब यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन आया मेरा K Q1 Q2 बाय R, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव चार्ज लिया मैंने, और अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? माइनस K Q1 Q2 बाय R हो जाएगा, जब ऑपोजिट पोलैरिटी का हो, ऑपोजिट पोलैरिटी ऑफ चार्जेस, एक पॉजिटिव हुआ एक नेगेटिव हुआ, सेम पोलैरिटी, दोनों नेगेटिव या फिर दोनों पॉजिटिव, तब ये वाला होगा। मतलब सिंपल बात है, मैं जो एक्सप्रेशन लिखूंगा साइन के साथ लिखूंगा, एक्सप्रेशन शुड बी रिटन विथ साइन। साइन मतलब किसका साइन? चार्ज का साइन का बात कर रहा हूं। नेगेटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव दोगे, पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव। जैसे कि इसमें मैंने क्या किया, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो एक नेगेटिव दे दिया एक पॉजिटिव, तो दोनों मिलकर नेगेटिव हुआ। यहाँ पे दोनों नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे दोनों पॉजिटिव। हाँ या ना? क्लियर है? चलो बढ़िया। अरे बढ़िया, साइन के साथ पुट करना है, ध्यान में रखना है ये बात को, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, एक ही साथ में देख लेता हूं, पोटेंशियल एनर्जी फॉर मल्टीपल चार्जेस। हेडिंग दे दो, पोटेंशियल एनर्जी फॉर मल्टीपल चार्जेस। अभी तो मुझे एक्सप्रेशन पता है, ठीक। मान लो मैं असेंबल करना चाहता हूं बहुत सारे चार्जेस को, 3 चार्जेस को ले लेते हैं एग्जांपल, कि Q1 को पहले लाया किसी एक पॉइंट से, और यहां पे कोई भी फील्ड नहीं था, बट जैसे Q1 को लाया, Q1 का फील्ड बन गया। अब मैं Q2 को ला रहा हूं किसके फील्ड में? Q1 के फील्ड के अगेंस्ट या फॉर में, डिपेंडिंग ऑन दिस पोलैरिटी। इसका पोलैरिटी क्या है, इसके ऊपर फॉर। अगर ये नेगेटिव है तो फॉर में आ रहा है, और अगर ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव रिपेल करेगा, नहीं तो अट्रैक्ट करता। जैसे Q2 लाया, Q2 का भी एक फील्ड होगा, है ना? Q2 का भी एक फील्ड होगा। अब Q3 को लाया, ठीक है ना? मतलब फील्ड भर रहा है, देखना हर एक चार्जेस के साथ फील्ड भर रहा है, हर एक चार्जेस के साथ। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? मतलब बोला है कि द वर्क डन in assembling all the charges is stored as potential energy. So let us consider three charge system. चलो, तो सबसे पहले मैंने Q1 चार्ज को लाया। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब Q1 को लाया, उसके आसपास कोई भी
चार्ज नहीं था। तो इसको लाते वक्त किसी भी फील्ड के अगेंस्ट में काम ही नहीं किया मैंने, कोई फोर्स लगा ही नहीं, कोई फोर्स लगा ही नहीं। तो बोलोगे सर ग्रेविटी लगा, अरे ग्रेविटी वेविटी छोड़ो, उसका बात कंसीडर ही नहीं कर रहे, इग्नोर कर रहे हैं। कोई भी फोर्स लगा ही नहीं, तो अगर फोर्स ही नहीं लगा तो वर्क डन क्या होगा? जीरो। कोई वर्क डन नहीं हुआ पहले चार्ज को लाते वक्त, तो मैं बोल सकता हूं कि द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इज जीरो। अब फिर मैंने Q2 को चार्ज को लाया, कितने डिस्टेंस पे लाया? मान लो R12 डिस्टेंस पे लाया। अब वर्क डन हुआ, व्हाट इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट? इट इज K Q1 Q2 बाय R12। वेरी गुड, है ना? क्यों Q2 को जब मैंने लाया इसके फील्ड में लाया तो होगा। अब मैं Q3 को लाया, मान लो Q3 को लाया। अब Q3 को जब लाया मैं इसके फील्ड के अगेंस्ट में भी लाया, इसके फील्ड के अगेंस्ट में भी लाया, ठीक है ना? फॉर में लाता तो फॉर बोलता तो माइनस साइन आ जाता, कोई बात नहीं, नेगेटिव साइन अगर होता तो इसके दोनों की वजह से वर्क डन होगा, मतलब W3 होगा K Q1 सॉरी अच्छा ठीक है Q1 Q3 बाय, मान लो ये R13 है तो ये R13 हो गया। मगर सिर्फ क्या इसकी वजह से होगा क्या? नहीं, इसकी वजह से ये भी था जब मैंने इसको लाया, तो ये भी जो डिस्टेंस है R23, तो इसकी वजह से भी वर्क डन होगा K Q2 Q3 by R23. So what is the net work done? The net work done is W1 plus W2 plus W3, तो ये हो जाएगा K W1 0 plus K Q1 Q2 by R12 plus K Q1 Q3 by R13 plus K Q1 सॉरी Q1 नहीं, इसको प्लस इधर लिख रहा हूं मैं, K Q2 Q3 by R23. This work done is stored as potential energy of the system. This work done is stored as potential energy of the system. Simple. कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है, क्लियर होना ही चाहिए। 4 ला दो तो क्या फर्क पड़ेगा? और बढ़ जाएगा। चलो 4 का भी दिखा देता हूं एक बार। तुम लोग 3 दिखाए तो 4 भी दिखा देता हूं। देखो पहले Q1 को लाया, कोई वर्क डन नहीं। हाँ, फिर Q2 को लाया R12 पे, तो क्या हो जाएगा? वर्क डन ये 1 0, ये वर्क डन टू K Q1 Q2 बाय R12। मेरे साथ साथ बोलते रहो, है या नहीं? फिर Q3 को लाया, ये डिस्टेंस और ये भी डिस्टेंस मानना पड़ेगा, ये हो गया R13, ये R23, ठीक है ना? तो वर्क डन यहाँ पे जो होगा W3 K Q1 Q3 R13 प्लस K Q2 Q3 R23। हाँ या ना? हाँ, अब थर्ड जो चार्ज लाऊंगा मैं, सॉरी पहला चार्ज, सेकंड चार्ज, थर्ड चार्ज, फोर्थ चार्ज जो मैं लाऊंगा वो किसके किसके? इसके अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट, इसके लिए जो डिस्टेंस, इसको बोल रहा हूं R14, और ये हो गया R24, और ये हो गया R34। तो इसके वजह से जो वर्क डन होगा W4 K Q1 Q4 R14 प्लस K Q2 Q4 R24 K Q3 Q4 R34, ये सब वर्क डन एक साथ ऐड कर देंगे, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। खत्म। अब एक चीज देखो, कितना टर्म हुआ? 1 2 3 4 5 6 टर्म। पहले जो 3 था, 3 चार्जेस था तो 3 टर्म ही था, 4 चार्जेस हुआ तो 6, 5 हुआ तो कितना होगा? कैसे निकालेंगे यार? फॉर्मूला से, NC2 कॉम्बिनेशन। यहां पे कितना कंबाइन कैसे करेगा? दो दो करके कंबाइन करेगा। देखो एक फॉर्मूला में 2 चार्जेस से आता है, ऐसा ही रहेगा क्या? K Q1 Q2 Q3 नहीं लिखेंगे, दो दो करके ही करेंगे। तो ये 2 वाला, और कितना चार्जेस को जोड़ रहे हैं? 4 चार्जेस को। तो
मैं अगर यहाँ पे n इज इक्वल टू फॉर n इज इक्वल टू 4 तो 4c2 फॉर्मूला क्या है यार nc2 का? nc2 का फॉर्मूला क्या है? n फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ठीक, तो ये है, तो यहाँ पे हो गया 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो क्या हो गया ये 4 इंटू 3 इंटू 2, ये 4 माइनस 2 2 फैक्टोरियल मतलब 2 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1 2 इंटू 1 1 1 नहीं लिख रहा हूं 2 2 2 2 2 इंटू 3 6 खत्म। मतलब 6 टर्म हुआ देख 1 2 3 4 5 6, ऐसे कुछ भी दे सकते हैं 5c2 क्या हो जाएगा 5c2 क्या हो जाएगा 10 टर्म आएगा। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2 मतलब 3 इंटू 2 और फिर 2 देख 2 2 2 2 हाँ या ना 3 3 5 2 जा 10 10 टर्म्स आएगा। कितना टर्म्स आएगा 10 टर्म्स, याद रखना इसको, ठीक है ना, कहीं यूज हो सकता है। चलो ये टॉपिक खत्म हुआ। ज्यादा बड़ा वीडियोस का कंप्लेन आ रहा है मेरे को, बच्चे बोल रहे हैं सर इतना बड़ा सोचने से ही पहले डर लग जाता है, देखने से थोड़ा छोटा बनाइए। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। चलो थैंक यू। चलो।